हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का पहला महत्वपूर्ण काव्यांश है जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। कोई अधिकारियों के पौ-बारह थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बंदरकाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। चलिए अब हम इस काव्यांश के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ आरोह भाग 1 में संकलित नमक का दरोगा शीर्षक कहानी से ली गई है। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। इस कहानी में धन पर धर्म की, असद्वृत्ति पर सद्वृत्ति की तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का उल्लेख किया गया है। इन पंक्तियों में तत्कालीन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अन्याय, अनीति आदि का यथार्थ चित्रण किया गया है। उस समय नमक के व्यापार में व्याप्त घूसखोरी का वर्णन किया गया है। यदि बात की जाए इस अंश की व्याख्या की तो इसमें लेखक ने बताया है कि जब अंग्रेज सरकार ने नमक के प्रयोग को लेकर नया कानून बनाया और नमक विभाग की स्थापना की तो भगवान द्वारा दी गई वस्तु अर्थात नमक के प्रयोग का निषेध कर दिया गया तो लोग चोरी छिपे तथा अवैध तरीके से नमक का व्यापार करने लगे। नमक के प्रयोग पर लगाए गए बंधन के कारण नमक को बेचने और खरीदने के लिए अनेक प्रकार की धोखाधड़ी का आरंभ हुआ। कुछ लोग रिश्वत देकर नमक का व्यापार करते थे तो कुछ चालाकी व हेरा फेरी से कानून को धोखा देते थे। इस विभाग में अधिकारियों की खूब मौज हो रही थी। उन पर पैसा बरसने लगा था। उस समय पटवारी के पद को सब लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे, किंतु जैसे ही नमक विभाग का आरंभ हुआ पटवारी भी अपने पद को छोड़कर इस विभाग में सिपाही व चौकीदारी करने लगे थे। नमक का दरोगा बनने में तो बहुत बड़ा आकर्षण था। यहाँ तक कि वकील का भी वकालत छोड़कर इस पद पर नियुक्त होने के लिए मन ललचाता था। यदि बात की जाए इस प्रसंग की विशेषताओं की तो इसकी पहली विशेषता है तत्कालीन अंग्रेजी सरकार द्वारा जन विरोधी नमक कानून बनाने का वर्णन किया गया है। दूसरा, नमक के व्यापार में भ्रष्टाचार व कालाबाजारी और रिश्वतखोरी का उल्लेख किया गया है। तीसरा, भाषा सरल, सहज एवं विषयानुकूल है। इस कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण काव्यांश है मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, उसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना ज़रा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी
जन्म भर की कमाई है। यदि बात करें इस अंश के प्रसंग की, तो यह प्रसंग नमक का दरोगा कहानी से लिया गया है, जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस कहानी में तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा नमक निषेध कानून बनाए जाने के कारण समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का उल्लेख किया गया है। ये शब्द कहानी के नायक वंशीधर के पिता ने उसे समझाते हुए कहे हैं। इस अंश की व्याख्या देखते हैं। वंशीधर के पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चांद की तरह होता है, अर्थात वह हर महीने में सिर्फ एक बार मिलता है और फिर घटते घटते समाप्त भी हो जाता है। किंतु ऊपर से मिलने वाला धन यानी कि रिश्वत, ये एक बहते हुए झरने के समान है जो कभी भी सूखता ही नहीं है। उससे हमारी प्यास निरंतर बुझती है। वेतन तो मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती, किंतु ऊपर की जो आमदनी होती है वो ईश्वर की देन होती है, इसलिए उसमें प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। और तुम्हें क्या कहूँ, तुम तो खुद ही इतने समझदार हो, इस विषय में तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में वह बहुत समझदारी चाहिए, अर्थात वह सोच समझकर काम लेना चाहिए। सर्वप्रथम तुम्हें काम के लिए आए आदमी को देखना है, उसकी ज़रूरत को देखना है और अफसर को सही रूप से पहचानना है। यदि अफसर सही हो, आदमी भी ज़रूरतमंद हो और अमीर हो, तो खूब रिश्वत ऐंठना। जिसे काम करवाने की गरज हो उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना, इसमें तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। किंतु जिसे कोई गरज ना हो या वह अधिक इच्छु ना हो, उस पर दाव नहीं चलाना। ऐसे लोग रिश्वत देने वाले नहीं होते। मेरी यह शिक्षा अच्छी प्रकार मन में धारण कर लेना। मेरी जीवन भर की कमाई का यही अनुभव है, इसे अपने पल्ले बांध लो। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है वंशीधर के पिता की रिश्वत लेने वाली मानसिकता का अत्यंत सूक्ष्मतापूर्ण उल्लेख किया गया है। दूसरा, लेखक ने तत्कालीन नौकरी पेशा लोगों की दृष्टि में पद के महत्व की अपेक्षा ऊपर से मिलने वाली रिश्वत अधिक महत्वपूर्ण है, इस व्यथा को दिखाया है। तीसरा, सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल भाषा है। चौथा, विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का तीसरा महत्वपूर्ण काव्यांश है पंडित अलोपी दिन स्तंभित हो गए, गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बड़े थोड़े ही हैं। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह पंक्तियाँ नमक का दरोगा कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद है। इसमें लेखक ने तत्कालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि का व्यंग्यात्मक उल्लेख किया है। इन पंक्तियों में वंशीधर बाबू की ईमानदारी को उजागर किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पंडित अलोपी दीन एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। वह रिश्वत देकर सरकारी कर्मचारियों से अपने सारे अनैतिक काम करवाया करता है, किंतु वंशीधर के आगे उसकी यह चाल सफल नहीं हुई, इसलिए वह अपनी हिरासत का आदेश सुनकर हैरान हो जाता है। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई सरकारी कर्मचारी अर्थात नमक का दरोगा धन की शक्ति से अप्रभावित होकर उसे हिरासत में लेने का आदेश सुना देगा। वह यही सोचता है कि सभी कर्मचारी बिकाऊ हैं, धन देकर उन्हें सहज ही खरीदा जा सकता है। नमक की बोरियां लादे हुए जितने भी गाड़ीवान थे, उन सबके मन में हलचल सी मच गई थी। उन्हें भी नमक का दरोगा का यह व्यवहार असंभव प्रतीत हुआ।
पंडित अलोपीदीन के जीवन में भी ऐसा पहली बार हुआ था कि उसे किसी कर्मचारी के कठोर शब्द सुनने पड़े हों। बदलू सिंह नामक सिपाही उसे हिरासत में लेने के लिए आगे तो बढ़ा, किंतु पंडित जी का उस इलाके में इतना प्रभाव था कि बदलू सिंह की उन्हें हाथ तक लगाने की हिम्मत नहीं हुई। पंडित जी ने अपने जीवन में ऐसा व्यवहार प्रथम बार देखा था जब धर्म ने धन का ऐसा अपमान किया हो। आमतौर पर धर्म की बातें धन की शक्ति के सामने झुकती ही आई है। पंडित जी ने सोचा कि यह दरोगा बड़ा जिद्दी और अड़ियल है। इसमें जवानी का नया नया जोश है। अभी वह संसार के मोहमाया से अछूता है। यह सांसारिक जीवन के आकर्षणों से अनजान है। पंडित जी पुनः बड़े दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा ना करें, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या लाभ होगा? हम किसी प्रकार आपसे असहमत नहीं हैं। जैसा आप कहेंगे हम वैसा कर देंगे। किंतु वंशीधर बाबू पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम इस अंश की विशेषताओं को देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है, धर्म की शक्ति का रौब दिखाने वाले अलोपीदीन की ईमानदार वंशीधर के सामने हवा सरक गई। उसकी रिश्वतखोरी की चाल असफल हो गई। दूसरा, वंशीधर बाबू की ईमानदारी, कर्तव्यहीनता एवं निडरता का उल्लेख किया गया है। तीसरा, रिश्वतखोरी के साथ देने वालों की भी हेकड़ नष्ट हो गई है। चौथा, भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। इस कहानी का चौथा महत्वपूर्ण काव्यांश है। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत जुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। ऐसे में 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगाजी की गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 तक निपटारा करने को तैयार हूँ। अब हम इस अंश के प्रसंग को देखते हैं। यह अंश नमक का दरोगा कहानी से लिया गया है, जिसके रचयिता प्रेमचंद हैं। इस कहानी में लेखक ने जहां मानव मूल्यों के प्रति विश्वास जगाया है, वहीं तत्कालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का यथार्थ वर्णन किया है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि पंडित अलोपीदीन वंशीधर को 25,000 रुपये तक की रिश्वत देने को तैयार था, किंतु वह अपने धर्म व कर्तव्य के प्रति अडिग रहा। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। लेखक का कथन है कि पंडित अलोपीदीन वंशीधर की इस विचारहीनता, कठोरता और देवताओं में भी न मिलने वाले त्याग को देखकर मन ही मन जीझने लगा है। वंशीधर का यह देवत्व उसके व्यापार में बाधा बन गया था। वह गैर कानूनी ढंग से नमक ले जाना चाहता था, किंतु दारोगा वंशीधर की धर्म के प्रति निष्ठा और कर्तव्यपरायणता तथा धर्म के प्रति त्याग की भावना उसके उद्देश्य की सफलता में बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर रही है। अतः धर्म और धन, सत्य और असत्य, कर्तव्य एवं लोभ में संघर्ष छिड़ गया था। पंडित अलोपीदीन ने रिश्वत की राशि 1,000 से 5,000 रुपये तक बढ़ा दी। इस पर भी दरोगा अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। उसकी धर्मनिष्ठा तेजस्वी वीर के समान धन की बहुत शक्तिशाली सेना के सामने साहस से लड़ती रही। वंशीधर का विश्वास पर्वत के समान अटल और अडिग था। वह रिश्वत न लेते हुए अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहा। वह धन के आगे नहीं झुका, ना ही बिका और ना ही उसने पंडित अलोपीदीन को नमक ले जाने दिया। अंत में अलोपीदीन
कि रिश्वत की राशि 20,000 तक बढ़ गई, किंतु वंशीधर ने इतनी बड़ी राशि को ठुकरा दिया तो अलोपीदीन निराश हो गया। वह बोला कि अब इससे अधिक पैसा देने की मेरी हिम्मत नहीं है। अब आप चाहे तो मुझे हिरासत में ले सकते हैं। वंशीधर ने अपने जमादार बदलू को ललकारा, जो सेठ जी का बिना मोल गुलाम था। वह सेठ जी को हथकड़ी लगाकर बेकार में झंझट मोल लेना नहीं चाहता था, इसलिए वह मन ही मन दरोगा जी को गालियां दे रहा था। वह जैसे ही पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा, अलोपीदीन 2-3 कदम पीछे हट गया। अब वह अत्यंत दीन भाव से बोला, वंशीधर बाबू, भगवान के लिए मुझ पर तरस खाइए। मैं 25,000 तक की राशि देने को तैयार हूँ। अब हम इस अंश की विशेषताएं देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है, लेखक ने ईमानदारी और धर्म की राशि के बीच छिड़े द्वंद्व में ईमानदारी की विजय दिखाई है। दूसरा, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के प्रभाव के सामने धन पर घमंड करने वाले लोग अत्यंत घुटने टेकने लगते हैं। तीसरा, बेईमान व भ्रष्ट व्यक्ति अंदर से खोखले होते हैं, यह बताया गया है। चौथा, भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है। इस कहानी का 5वां महत्वपूर्ण काव्यांश है, वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वयं बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक संकेत गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्होंने संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव किया। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं। अब हम इस अंश के काव्यांश को देखते हैं। तो यह अंश नमक का दरोगा कहानी से लिया गया है, जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस कहानी में ब्रिटिश शासनकालीन भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अमानवीय मूल्यों का यथार्थ वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता की अपेक्षा भ्रष्टाचारी और बेईमान सेठ अलोपीदीन के पक्ष में न्याय का पलड़ा भारी रहा। न्याय असत्य के पक्ष में रहा। सत्य पक्ष मजबूत और बेबस होकर रह गया। इसकी व्याख्या को देखें तो लेखक ने बताया है कि मुकदमे में भ्रष्टाचारी अलोपीदीन की जीत हुई। जैसे ही यह फैसला वकीलों ने सुना तो वह खुशी से उछल पड़े। उन्होंने ही झूठ को सत्य बनाकर पेश किया था। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, क्योंकि झूठा होते हुए भी विजय उन्हीं की हुई। उन्हें अपराधी होने के बावजूद भी बाइज्जत बरी होने की खुशी थी। उनकी विजय पर उनके रिश्तेदारों और स्वजनों ने खूब रुपए लुटाए। जो जितने पैसों से प्रसन्न हुआ, उसे उतने उतने पैसे दिए गए। ऐसा लगता था कि मानो अलोपीदीन की उदारता का सागर उमड़ पड़ा हो। उसकी लहरों ने अदालत की नींव हिला दी। किंतु जब वंशीधर अदालत से बाहर निकले तो चारों ओर से उन पर व्यंग्य बाणों अर्थात तानों के तीर पड़ने लगे। लोग उनकी ईमानदारी की हंसी उड़ा रहे थे। चपरासियों ने उन्हें यद्यपि झुक झुक कर सलाम किए, किंतु उनके सलाम में भी व्यंग्य था। ऐसा लग रहा था कि मानो वह उनकी ईमानदारी का मजाक उड़ा रहे हो। इस समय जनता के मुख से निकला हुआ एक एक कटु वचन और चपरासियों द्वारा किया गया एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। शायद इस मुकदमे में सफल होकर इतना अकड़कर ना चलते जितना कि अब चल रहे थे, किंतु आज उन्हें संसार का अत्यंत दुख होने वाला और अजीब अनुभव हुआ है। उन्होंने सोचा कि लोग उनकी ईमानदारी
की तारीफ करेंगे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने उनकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया और उन पर संदेह किया। उस दिन उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि न्याय और विद्वता की बातें, बड़े बड़े न्यायाधीश और कानून के विद्वान, उनकी लंबी चौड़ी उपाधियाँ, ये लंबी लंबी दाढ़ियों वाले बड़े बुजुर्ग लोग, ये ढीले चोंगे वाले न्यायाधीश, सब के सब बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं। इनमें से एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है, अर्थात सब के सब निंदा के योग्य है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो लेखक ने तत्कालीन न्याय व्यवस्था के पक्षपात पर करारा व्यंग्य किया गया है। इसकी भाषा विषयानुकूल और प्रभावशाली है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।